साउथ अफ्रीका शॉक्ड, सूर्य कुमार रॉक्स। फ्रेंड्स, पहले टी20 में तो साउथ अफ्रीका सरप्राइज रह गई। वो सोच रहे होंगे फ्लैट विकेट होगी जिसपे कि 200 रन मारे गए। बैटिंग लाइनअप इनकी स्ट्रांग थी, बट जो पिच थी, ये पिच पेसर्स को मदद कर रही थी बिल्कुल, और स्विंग बॉलिंग के लिए काफी यूजफुल थी। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका बिल्कुल सरप्राइज हो गई बैटिंग में, और पहले 3 ओवर में ही मैच हार गई। मैं तो कहूंगा जो दूसरा ओवर था, खास तौर से ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जो अर्शदीप ने दूसरे ओवर में ही 3 विकेटें निकाल दी थी। क्विंटन डीकॉक, रायली रूसोव और मिलर, तीनों विकेटें जो ये मेजर बैट्समैन की निकाल दी, तो गेम वहीं खत्म हो गया था। और बची कुची कसर दीपक चहर ने पूरी कर दी, जो पहले ओवर में बाउमो को आउट किया और फिर तीसरे ओवर में इसने एक और विकेट ले ली थी। तो 9 रन पे ही 5 विकेटें जब अफ्रीका की गिर गई, तो उस स्टेज से वापसी वापसी करके जीतना तो लगभग असंभव हो जाता है। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि इतने खराब स्टार्ट के बाद कोई टीम जीते। और यहां पर जिस तरीके से अर्शदीप ने बॉलिंग की और दीपक चहर ने बॉलिंग की, क्या हमें हमारा ओपनिंग बॉलिंग पेयर मिल गया है वर्ल्ड कप के लिए? ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग पेयर लग रहा है। दीपक चहर जो कि न्यू बॉल स्पेशलिस्ट है, उनको मौका मिला और उन्होंने पूरा फायदा उठाया। उधर से अर्शदीप, अर्शदीप को मुझे लगता है कि जो इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, जैसे एशिया कप में हारे और उसके बाद भी, तो मे बी इन्होंने न्यू बॉल पे वर्क किया है। पहले इनके लिए कहा जा रहा था कि न्यू बॉल से इफेक्टिव नहीं हो रहे, सिर्फ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। बट शायद नई बॉल से कैसे फेंकना है, कैसे एक ज्यादा घातक तरीके से अटैकिंग बॉलर की तरह खेलना है, तो मे बी उसकी प्रैक्टिस करके आए और वो नजर आया। हालांकि पिच फेवर कर रही थी पेसर्स को, बट फिर भी आपको फायदा तो उठाना पड़ेगा और उसके लिए सही जगह बॉल डालनी पड़ेगी, और वो अर्शदीप ने किया। और जो 2 डिसमिसल्स थे इस अफ्रीकन इनिंग्स के, वो बड़े क्लासिकल थे। एक तो जो दीपक चहर ने बाउमा को क्लीन बोल्ड किया, वो बिल्कुल अनप्लेएबल थी, डिलीवरी थी। और उसके साथ ही फिर लगभग वैसा ही डिसमिसल हुआ जब अर्शदीप ने मिलर को क्लीन बोल्ड किया था। तो वो बस ऐसे लगा कि राइट हैंड बॉलर है आपके चहर, और उधर से लेफ्टी हो गए अर्शदीप, तो बस राइट लेफ्ट का डिफरेंस हो गया। अदरवाइज बिल्कुल सिमिलर सा वो डिसमिसल था, और दोनों ही अनप्लेएबल बॉल्स थी। और इसके अलावा जो रायली रूसोव और ट्रेस्टन स्टफ्स जिस तरीके से आउट हुए, सो वो तो मुझे लगा कि अब जैसे टी20 में आप बॉल छोड़ना नहीं चाहते, हर बॉल पे रन निकालना चाहते हैं, तो बॉल जब इतनी हरकत कर रही है तो जबरदस्ती छेड़खानी की दोनों ने ऑफ स्टंप के बाहर, और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। और इतनी खराब स्टार्ट के बाद किसी तरह 106 रन तक ये पहुंचे, जो इन्होंने टारगेट दिया, जितना स्कोर मारा, और वो मार पाए क्योंकि महाराज केशव महाराज ने इनके टॉप स्कोर किया। साथ में मार्करम और पार्नल ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, बट इसको लंबा नहीं कर पाए। बट जब 106 रन जो मारे और 107 का टारगेट था, तो इसमें तो इंडिया ने ही जीतना था। बट मुझे लग रहा था कि अफ्रीका भी फाइट करेगा, पिच थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प कर रही थी, और कुछ वैसे ही हुआ। शुरू में तो इंडियन बैटिंग भी काफी स्ट्रगल की, कोहली और रोहित जल्दी आउट हो गए। बट स्काई ने जिस तरीके से बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, 33 बॉलों पे 50 नेट आउट। तो पिच स्काई की बैटिंग में, खास तौर से लेटर पार्ट में, तो बिल्कुल ऐसे लगने लगे कि कोई दूसरी पिच है। शुरू में तो स्काई भी लकी रहा। स्काई का एक एज पीछे 6 के लिए भी गया था, जो नॉर्जे की बॉल को वो ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाया था। एक थोड़ा सा उसने कवर्स के ऊपर से मारना चाहता था, तो बाबूमा के आगे भी गिरी थी। इसी तरह केएल राहुल भी थोड़ा सा लकी रहा, क्योंकि शुरू में काफी एजेस निकल रहे थे केएल के, काफी वो बीट हो रहा था, एक एज स्लिप्स के ऊपर से भी गया। बट अगर वहां पर विकेट गिरती भी, तो भी मेरे ख्याल से जीतती तो इंडिया ही। तब शायद अफ्रीका 4-5 विकेटें गिरा लेता, या मे बी 6, बट जीतना तो इंडिया नहीं था। इस स्कोर पे जीतना मुश्किल था। और यहां पर मे बी साउथ अफ्रीका से थोड़ा जजमेंट की भी गलती हुई, क्योंकि उनके दिमाग में यही होगा कि इंडिया में आके तो 200 रन ही मारने हैं। बट ये जो पिच थी, अगर इस पे वो 140 रन भी मार देते, तो वो भी एक अच्छा फाइटिंग टोटल होता, जिसमें कि वो उनके जीतने के भी चांसेस हो जाते। आई थिंक 50-50 गेम हो जाता। बट ये शुरू में ही पिच को रीड नहीं कर पाए, और जैसे मैंने कहा, पहले 3 ओवर में ही गेम इनके हाथ से निकल गया। और हम देखें आज के मैच में स्काई की बैटिंग, स्काई ने तो दिखा दिया
कि वो जो अब T20 रैंकिंग में नंबर 2 प्लेयर हो गए हैं वर्ल्ड के, सो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है जिस तरीके से वो खेले। और कई लोग जो स्काई के लिए कहते हैं कि ये सिर्फ वीक टीम्स के खिलाफ ही मारता है, तो वो भी उसने गलतफहमी दूर की। आज अफ्रीका जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ जहां पर पिच भी पेसर्स को मदद कर रही थी, वहां इतनी बढ़िया हाफ सेंचुरी मारना। और इससे जो पिछला मैच भी था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिसाइडर था, उसमें भी इसने बेहतरीन हाफ सेंचुरी मारी थी, तो वो भी एक प्रेशर गेम था। सो स्काई, अब देखिए हर मैच में स्काई नहीं मार सकता। आप सोचिए कि हर मैच में मारेगा, किसी मैच में मारेगा, किसी में नहीं मारेगा, बट सूर्य कुमार का ये है कि जब वो मारता है सो ही इज ए मैच विनर। ऐसा नहीं है कि वो उसकी इनिंग वो ड्रैग करता हो, वो बिल्कुल मैच विनर की तरह खेलता है। और मुझे उसके ऊपर फेथ है पूरा। और हमें इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए सूर्य कुमार को। जब कभी वो फेल हो, ये उसका नेचुरल गेम है, सो नेचुरल गेम खेलने देना चाहिए। एक तो वैसा प्लेयर होना चाहिए जो बिल्कुल चार्ज लेके खेले। और उधर KL राहुल जिस तरीके से खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि कोई टेस्ट मैच चल रहा है क्या, क्योंकि एक स्टेज पे तो 50 का स्ट्राइक रेट था KL राहुल का। शायद उन्होंने 30 बॉलें खेल ली थी और 15 रन ही थे इनके। बट अल्टीमेटली ये भी एक ठीक ठाक स्कोर मार के नट आउट रहे। 51 रन मारे 56 बॉल्स पे, और 4 छक्के इन्होंने एंड तक आते आते मार दिए थे। और इतनी कोई जरूरत नहीं थी आज तेज खेलने की, टारगेट कम था। तो राहुल ने भी सोचा अच्छा मौका है, मैं थोड़ा टिक के खेल लेता हूँ, पूरा टाइम ले लेता हूँ। दूसरे एंड पे सूर्य भी मार रहा है। सो ये भी एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, गेम सिचुएशन थी जिसको रीड किया। और राहुल भी अपना फ्लो में आने के लिए उसने और एक स्टेडी इनिंग्स खेली। और अल्टीमेटली इंडिया ये पहला मैच जीतने में सफल रही। इंडिया की हम बॉलिंग देखें तो सभी ने ही आज अच्छी बॉलिंग की। चहर और अर्शदीप तो थे ही, बट इसके अलावा फिर पहली 5 विकेटें जब गिर गई तो वो प्रेशर भी इतना बिल्ड हो जाता है कि फिर बाकी बॉलर्स को भी मदद मिल जाती है। और उसका फायदा हुआ अश्विन को। सबसे पहले तो अश्विन को खिलाया गया चहल की जगह। और ये जो अश्विन को भी खिलाया, तो इससे ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई है कि मे बी अब इंडिया के लिए नंबर 1 स्पिनर अक्षर पटेल है, और इंडिया नंबर 2 स्पिनर के लिए अश्विन और चहल में से चूज करेगी अकॉर्डिंग टू कि दूसरी टीम में राइट हैंडर्स ज्यादा है या लेफ्ट हैंडर्स। सो अफ्रीका का हम बैटिंग लाइनअप देखें तो 3 लेफ्ट हैंडर्स थे, शायद इसलिए अश्विन को खिलाया गया और चहल को आज बाहर रखा गया। और इकोनॉमिकल बॉलिंग की अश्विन ने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, कोई विकेट नहीं दी, पर बिल्कुल इकोनॉमिकल बॉलिंग की। और अक्षर पटेल तो खैर हम जानते ही है, वो तो अगर टाइट सिचुएशन है तो भी अच्छी बॉलिंग ही कर रही है। और आज तो प्रेशर था अपोजिट टीम पे, पहली 5 विकेटें गिर गई थी तो उन्होंने भी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। और हर्षल पटेल भी थोड़ा फ्लो में आज नजर आया। सो लगता है कि जिस तरीके से चहर और अर्शदीप ने बॉलिंग की है, सो मे भी भुवनेश्वर के लिए अभी प्लेइंग 11, मुझे तो यही लगता है कि वर्ल्ड कप की जो प्लेइंग 11 होगी तो बेटर यही रहेगा भुवनेश्वर को बाहर ही रखे। और चहर, अर्शदीप और साथ में बुमराह, ये अटैक कैसा है? मेरे को तो ये अटैक सही लग रहा है कि आप चहल और अर्शदीप से ही कराए ओपनिंग बॉलिंग, और बुमराह आपके नंबर 3 बॉलर हो जो साथ में डेथ ओवर्स को भी संभाले। और उस केस में हर्षल पटेल को आप बाहर भी रख सकते हैं या मे बी एज ए 4th सीमर खिला भी सकते हैं, बट उस केस में फिर एक ही स्पिनर आप खिला पाएंगे वर्ल्ड कप में। और हम देखें जो सेकंड T20 होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो इसमें क्या दोनों टीम्स में कुछ चेंजेस होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो इंडिया के केस में तो मुझे एक ही चेंज सिर्फ लग रहा है जो हो सकता है, कि जसप्रीत बुमराह शायद आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ हर्षल पटेल। बुमराह के लिए कहा गया था कि उनको हल्की सी निगल है, तो कोई मेजर इंजरी नहीं है। सो बुमराह को भी प्रैक्टिस की जरूरत है। सो आई थिंक अगर बुमराह फिट होते हैं और उनके पास टाइम भी होगा, क्योंकि अगला मैच अभी 2 अक्टूबर को है तो बीच में टाइम है। सो मेरे ख्याल से बुमराह शायद आएंगे और हर्षल पटेल को रेस्ट देना बनता है। दीपक चहर ने तो अभी एक ही मैच खेला है और उधर अर्शदीप भी पिछली सीरीज में रेस्ट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से और जिस तरीके से दोनों ने बॉलिंग भी की है, सो मैं चाहूंगा कि सेकंड मैच में भी यही ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन रहे, एक बार और आजमा के देखे। मे बी इस बार थोड़ा सा पिच बैटिंग विकेट होगी, फ्लैट होगी, तो उस पर भी देखा जाए कि दोनों कैसी बॉलिंग करते हैं। और तो बुमराह एक तो लग रहा है कि हर्षल पटेल की जगह आ सकती है, ये इंडिया के लिए ये चेंज होगा। इसके अलावा
और कोई चेंज मुझे होता नजर नहीं आ रहा। बैटिंग लाइनअप वही रहेगी, और बैटिंग लाइनअप हम देखें कि इस बार पंत को लिया गया क्योंकि हुडा हुडा इंजर्ड हो गया था, तो इंडिया के प्लेयर्स भी बिना खेले इंजर्ड हो जाते हैं, ये भी सरप्राइजिंग है। मोहम्मद शामी को भी इनको बाहर करना पड़ा क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गया। वैसे अभी उनकी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट आ गई है, और श्रेयस अय्यर को भी टीम से जोड़ लिया गया है, बट मेरे ख्याल से सेकंड मैच में अय्यर को मौका नहीं मिलेगा अभी। सो पंत के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। सो बैटिंग लाइनअप तो यही होती नजर आ रही है, सिर्फ एक ही चेंज लग रहा है मुझे, बुमराह आ सकता है। और उधर से अफ्रीका का देखे तो अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप तो शायद सेम ही रहेगी। उनके बैट्समैनों ने ही फेल किया, तो इस वजह से बॉलर्स उतना प्रेशर नहीं बना पाए। पर अफ्रीका की बैटिंग में मैं सरप्राइज था कि इन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को क्यों नहीं खिलाया। हालांकि ऑन पेपर्स अफ्रीका की बैटिंग फिर भी स्ट्रांग थी, और ये एक था डायलेमा कि किसको बाहर करे किसको नहीं। बट रीजा हेंड्रिक्स पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि इनके T20 में सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन थे। मैं सरप्राइज था। मैं सोच रहा था कि शायद ये रायली रूसोव को बाहर रखेंगे, या मे बी स्टब्स को भी बाहर रख सकते हैं। स्टब्स हालांकि इनका फिनिशर है, बट आप हेंड्रिक्स और रायली रूसोव दोनों को खिला सकते हैं एट नंबर 3-4, और मिलर आपके 6 पे आ सकते हैं। सो ये मेरे को लग रहा है कि शायद रीजा हेंड्रिक्स को इन्होंने मिस किया, सो उसको शायद ये लाएंगे सेकंड T20 में। और किसकी जगह ला सकते हैं, मुझे लग रहा है कि क्विंटन डीकॉक शायद सेकंड T20 नहीं खेलेगी, क्योंकि एक तो वो इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं जा रही है। सिर्फ इस मैच की बात नहीं, आप थोड़ा पहले का भी देखे तो इस ईयर उतनी वो बढ़िया फॉर्म में नहीं है। और दूसरा, फील्डिंग करते हुए, विकेट कीपिंग करते हुए वो काफी अनकंफर्टेबल से दिखाई दिए थे। उनकी उंगली में चोट लगी थी, और 3 बार तो मैंने नोट किया, 3 बार वो बॉल पकड़ने के बाद जो लेग स्टंप के बाहर थी, तो वो अपना ग्लव्स उतार के उंगलियां देख रहे थे, उनको काफी पेन हो रहा था। सो मेरे ख्याल से क्विंटन डिको की तरह की जगह रीजा हेंड्रिक्स के होने के चांसेस है, और विकेट कीपिंग तब स्टब्स को दे दी जाएगी। स्टब्स इज ऑल्सो ए विकेट कीपर, और बाकी लाइनअप सेम रहेगा, और हेंड्रिक्स ओपनिंग करेगा फिर। ये सेकंड T20 में लग रहा है कि चेंजेस हो गए। और क्या होगा सेकंड T20 में, तो लग रहा है कि जो मेहमान टीम है अफ्रीका, वैसे तो ऑन पेपर स्ट्रांग है, पहले मैच में compete नहीं कर पाई, तो वो वापसी करना चाहेगी। मुझे लग रहा है कि वो सेकंड T20 में वापसी करके सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाएगी, 1-1 करेगी। दैट इज माय प्रेडिक्शन अबाउट द सेकंड T20 कि साउथ अफ्रीका सेकंड मैच जीत के सीरीज को 1-1 की बराबरी करेगी। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे रहता है सेकंड मैच में। क्या इंडिया दूसरा मैच भी जीत के सीरीज तभी अपने नाम कर लेती है? अगर सेकंड मैच भी जीत जाए तो फिर तीसरे मैच में वो थोड़ा और रेस्ट दे सकती है प्लेयरों को, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर सकती है वर्ल्ड कप से पहले। बट अफ्रीका चाहेगी कि दूसरे मैच को जीत के सीरीज में बराबरी की जाए। लेट्स सी क्या रहता है, मैच के बाद आपसे बात करेगी।